हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे सबा के फर्स्ट सेलिब्रिटी वाले व्लॉग के ऊपर। फर्स्ट सेलिब्रिटी वाले व्लॉग के ऊपर इसलिए बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे कमेंट्स है सेलिब्रिटी के। जब उसने सेलिब्रिटी लिखा है ना, उसी पर काफ़ी सारे कमेंट्स है कि आपके तो अपने ही घर में सेलिब्रिटी है, यानी घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर है। और जिस बंदी को वो सेलिब्रिटी कह रही है, काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि हम तो उसको जानते ही नहीं, हमने तो उसको देखा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उसने रोल अदा किया था, ये है मोहब्बतें में। वो जो रमन था ना, पता नहीं क्या नाम था, एक तो मैं नाम इतना, इशिता की नंद का जो है उसने किरदार अदा किया था। ये है मोहब्बतें, काफ़ी फेमस ड्रामा रहा है जिसके अंदर दिव्यंका त्रिपाठी थी। उसने उसके अंदर मेन लीड रोल अदा किया था, जिसमें उसकी जो नंद थी वो ये शिरीन मिर्ज़ा थी। तो इसीलिए उसको एज अ सेलिब्रिटी उसने कहा है, जिस पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि भाई वो तो एक साइड अदाकार है। काफ़ी लोगों ने तो उसको पहचाना ही नहीं। जिसने पहचाना उसने यही कहा कि ये तो एक साइड अदाकार है जिसने साइड रोल अदा किया है। तुम्हारे तो खुद के घर में मेन लीड अदाकारा है, मेन लीड अदाकार है, यानी चाहे वो शोएब इब्राहिम हो या दिव्यंका बोल रहे, दीपिका कक्कर हो, दोनों के दोनों मेन लीड अदाकार हैं। मतलब तुम्हारे तो घर में ही सेलिब्रिटी है, और तुम भी खुद को सेलिब्रिटी कहती हो ना फ्रेंड्स, मैं भी तो सेलिब्रिटी हूँ ना। तो लोगों का सवाल ये था कि तुम इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही थी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल ही बात हो, उस पर इतना ज़्यादा जो है वो बिहेव करना बच्चों की तरह कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, ये है। तुम्हारा तो ट्रीट ही है, तुम्हारा तो घर के अंदर ही सेलिब्रेट। तो वो घर के सेलेब है फ्रेंड्स, उनको स्पेशल ट्रीट नहीं देना पड़ता ना उसको, तो इसीलिए उसको नहीं अंदाज़ा था। ये मुझे थोड़ी सी उसकी जो नर्वसनेस है वो मुझे थोड़ी सी लगी, लेकिन इधर यहाँ पर मैं करेक्ट करती चलूँ, इसने खुद बुलाया है उनको अपने प्रमोशन के लिए, अपने रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद ना हो तो आप जाओ जहाँ पर वो बाहर खड़े रह के बैठ के बातें नहीं कर रहे होते, बाहर खड़े रह के लोग सब बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो शिरीन का हस्बैंड है ना, वो कहता है कि आप ऐसे 50-100 जो ना वो रेस्टोरेंट खोलो और हमें दावत देते रहो। यानी ये पेड प्रमोशन थी या कॉलैब था, जो भी था, ये एक प्रमोशन हुई थी। यानी किसी भी बड़े सेलिब्रिटी ने आने का नहीं ट्राई किया। तो उसने साइड अदाकार को बुला लिया, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में तो इतना ज़्यादा बातचीत है नहीं। लेकिन मैंने ना यहाँ पर एक इंसान को मिस किया, यानी जैसे निदा सुफियान है, उसकी और इसकी फ्रेंडशिप हुई थी, तो निदा सुफियान क्यों नहीं आया अब तक? यानी वो भी तो इंडिया में ही रहते हैं ना, दोनों ही मुंबई में रहते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आए? उनको भी बुला सकती थी अगर उसको पेड कॉलैब करना ही था, या अगर कॉलैब करना था, जो भी सीन था। तो या उसने ये बुलाया है, ये लोग खुद नहीं आए हैं। इसने इस चीज़ को ये बताया था कि लोग खुद आए अपने ससुर की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और ससुर पे और सास पर उसने बहुत ज़्यादा भाषण दिया है कि ऐसे सास ससुर होते हैं, सबको उनसे इंस्पायर होना चाहिए, इतने अच्छे हैं, लग ही नहीं रहा था वो सास ससुर हैं ये वो। तो कहीं ना कहीं भाई अपने सास ससुर को शेड किया जा रहा था, क्योंकि उस सास ससुर की इंतहा से ज़्यादा इतने सास ससुर की तारीफ़ तो अपनी भी सास ससुर की इतनी तारीफ़ नहीं की जितनी उसके सास ससुर की तारीफ़ की जा रही थी। तो बहरहाल मुझे नहीं समझ में आता यार, मुझे नहीं ये होता है कि भाई झूठ क्यों बोलना है। अगर आपने उनको बुलाया है, कॉलैब किया है, आपने अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करवाया है उनसे, तो अच्छी बात है, ठीक है, सब करवाते हैं। आप भी दूसरे की प्रमोशन करती हो तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। कॉलैब करवाना या क्या रेस्टोरेंट में खाना खिलाना कोई बुरी, लेकिन आप ये कहना कि वो लोग खुद आए हैं, और जबकि उन्हीं के मुंह से निकल जाता है कि उन्होंने बुलाया है। आप जाके देखना, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे आप 10 रेस्टोरेंट खोलो और 10 के 10 रेस्टोरेंट में आप हमें खाने के लिए बुलाएं। तो बुलाएं का मतलब और अलग होता है, और आए का मतलब अलग होता है, इतना तो हम समझते हैं ना। इतनी तो उर्दू हमको आती है, मसला सारा ये। और सेलिब्रिटी को जितना ज़्यादा इसने हाइप मचाई कि फर्स्ट सेलिब्रिटी और क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मेरे को इतनी हंसी आई ना जब इसका मैंने क्वेश्चन, इंस्टा पे पूरी स्टोरियाँ अपलोड है भाई, तूने काय क्वेश्चन मार्क लगा के क्या कर लिया, मुझे ये समझ में नहीं आता मतलब। और इतना ज़्यादा हाइप दिया गया फर्स्ट सेलिब्रिटी का, क्या ये जो है अपनी भाभी को, भाई भाभी को शेड किया जा रहा था। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर यही बात है कि आपके लिए तो सेलिब्रिटी के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके तो घर में ही सेलिब्रिटी है। तो लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि जब आपके घर में कोई इंसान हो और आप किसी और इंसान को बुलाओ तो फ़र्क हो जाता है, क्योंकि आप घर के इंसान को अपने भाई की तरह और भाभी की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप घर के इंसान को यानी अपने भाई भाभी को ऐसा सेलिब्रिटी थोड़ी ट्रीट कर रहे होगे, आप उनके फ़ैन बन के थोड़ी रह रहे हो, क्योंकि आपको तो पता ही है आपके घर के, ये तो आपका ही रिश्ता है। तो आई थिंक सो ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन जितनी हाइप उसने शिरीन मिर्ज़ा को दी है, शिरीन मिर्ज़ा पे यही सबसे ज़्यादा कमेंट आए कि वो इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है जितनी हाइप जो है वो उसको सबा ने दी है। तो या ये तो है क्योंकि उसने साइड रोल अदा किए हैं, जो भी आप कह लो, साइड रोल, वो एक्टर रही है, बट एक्टर एक्टर ही होता है, तो उसको वो जो इज्जत देनी थी उसने दे दी, चलो ठीक है। अच्छा, अभी ना एक हम बात करते हैं, ये ना राशिद की, जब ये शिरीन मिर्ज़ा आई इससे पहले ये राशिद की जो है शॉप ओपनिंग पे गई थी। तो शॉप ओपनिंग पे मुझे ये याद आया, राशिद जो था वो तो शायद शुएब का दोस्त था। तो आजकल शुएब वगैरह भी गायब है, पता नहीं कहाँ है शुएब और दीपिका, उस पर पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ।
तो शुएब दीपिका गायब है तो वो तो नज़र नहीं आए, मतलब कि उसने शुएब से दोस्ती ख़त्म करके सबा से दोस्ती कर ली, कि उसको डेकोरेशन के लिए बुलाया कि तुम आके हमारी रिबन कट करो। लेकिन शुएब जो कि इसका बहुत पुराना दोस्त रहा, आई थिंक सो राशिद जो दोस्त था वो शुएब का ही था, और शुएब के थ्रू ही जो वो सबा से मिला है। तो आई डोंट थिंक सो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और अचानक शुएब भी गायब है, पूरी फैमिली इनकी गायब है। उनको जो है वो व्लॉग्स में भी दिखा नहीं रहे हैं। सबा ने व्लॉग्स में भी कहा कि जो है ना वो मैं रूहान से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसने व्लॉग्स में कुछ भी नहीं दिखाया है, ना दीपिका को दिखाती है ना शुएब को दिखाती है, तो किसी का अता पता है ही नहीं। मैं ना सबा की शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ ना, वो इनका फैमिली बॉन्ड मिस कर रही हूँ। मुझे आज भी याद है जब सबा की शादी हो रही थी ना, तब मैं उनको एज अ फ़ैन देखती थी, ठीक है। तो मुझे यही था, मैंने पता है क्या सोचा था जब उसकी शादी हुई थी, मैंने कहा यार शिट सबा मौदाहा चली जाएगी तो इनके फैमिली व्लॉग्स मैं मिस करूँगी, जो कि शुएब के साथ आते हैं, एक नटखट आती है। तो सीरियसली मेरा यही था, और आज जब मैं देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ वो मुंबई में होते हुए भी उसके फैमिली व्लॉग्स नहीं आ रहे। उसने अपनी फैमिली से भाई को हटा के बिल्कुल साइड कर दिया। यानी अगर अम्मी को लेके जाना होता तो भाई अपना अलग लेके जाता है, और सपा को लेके जाना होता तो अलग लेके जाता। और ले जाने से बात आई है, वो जिस होटल में गई है ना, उसने कहा 26/11 का उस होटल में अटैक, आई थिंक लियोपोल्ड नाम है शायद होटल का। तो उस रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे अल्कोहल सर्व होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही गंदी ग्रीडी नहीं, गंदी सी स्मेल आती है, जो कि नहीं काबिल बर्दाश्त होती है। क्योंकि जहाँ पे अल्कोहल की आई थिंक स्मेल ऐसी होती है, मैंने कभी स्मेल की नहीं अल्कोहल की स्मेल, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट काफ़ी लोग वहाँ पर, काफ़ी सारे कमेंट्स थे जहाँ पर यही था कि अल्कोहल सर्व होती है, अल्कोहल जो है वो वहाँ पर बहुत खुलेआम मिलती है उस रेस्टोरेंट में। तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ है कि जहाँ पर अल्कोहल इतनी आसानी से मिल रही है, तो उस रेस्टोरेंट में जाके खाना क्या सही है? मुझे नहीं पता कि इस पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या लगता है या क्या चीज़ें क्या नहीं है, बट मेरा एक थॉट है कि अगर इस जगह पर होती तो मैं कभी भी ऐसी जगह पर जाना प्रेफर नहीं करूँगी कि जहाँ पर अल्कोहल आपको इजीली अवेलेबल होगी। तो आप थोड़ा सा डाउटफुल रहोगे। जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का है ना, कि वो उसके रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर हम वेजिटेरियन होते तो जो है हम नहीं जाएंगे इसके रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें पता है कि उसके रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी 19-20 हो जाएगा, हम अंदर थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। वैसे ही अल्कोहल हमें पता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, कि अगर हमारे लिए अल्कोहल चली गई तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा हराम है, हमारी 40 दिन की नमाजें तक कबूल नहीं होती है। ये सीन है अल्कोहल का। तो बिल्कुल शराब बहुत ज़्यादा हराम है, हराम करार दिया गया है हमारे मज़हब में। तो मुझे थोड़ा सा थॉट रहा है, ऐसा नहीं कि चलो शराब किसी बोतल में बन रही होगी, जिस खाने की पैकेट में शराब बन रही होगी उसी खाने की पैकेट में जो है वो कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन बहुत कुछ 19-20 हो सकता है कि कहीं कुछ गिर गया हो, वो धुला हो, नहीं सही धुला हो, और वो कहते हैं स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है उधर से। तो या इट्स माई क्वेश्चन कि वाकई इतनी स्मेल आती है? आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताना। अच्छा, कमेंट और स्मेल से याद आया, मुझे ये सारी चीज़ें याद आई कि अभी ना इसके व्लॉग का शुरू होता है, तो इसके व्लॉग में जो है वो काफ़ी लोग जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम मुंबई से आए हैं, और जबकि ये हर व्लॉग में मुंबई मुंबई कहती है। और मैंने ना काफ़ी लोगों से सुना है कि ये जो मुंबई का जो ये जो जिधर रहती है मीरा रोड, ये मुंबई में शुमार नहीं होते, को थाने डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो क्या ये वाकई सच है कि मुंबई से जो है वो मीरा रोड का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी मीरा रोड एक अलग शहर है और एक अलग शहर में आता है, और मुंबई एक अलग शहर में आता है? तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। मुझे आई थिंक कुछ लोगों ने पहले भी कमेंट किया था कि या मीरा रोड अलग है और मुंबई अलग है। तो ये भी एक बात है, क्योंकि वो बच्चे बोलते हैं कि हम मुंबई से आए, जो जिसने शोरूम में क्लिप लगाया है ना, तो उधर वो बच्चे बोलते हैं। तो ये मुझे लाजमी बताना, तो मैं इस पर फिर अपने वो टिप्पणी शिप्पणी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मुझे इतना ही है कि मुझे लाजमी कमेंट शेयर में आप लोग बताना। फिर हम बात करते हैं, अच्छा राशिद पे हम आते हैं वापसी रिटर्न। राशिद के पास जब ये जाती है ना, तब एक और बात पे बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है। जब वो जाती है इनॉग्रेशन करवाने के लिए, तो वहाँ पर वो ना राशिद का हाथ पकड़ के, इसको हाथ पकड़ती है, इसको सलाम करती है, पहले हाथ पकड़ा के वो सलाम वगैरह करती है, और फिर उसी हाथ का सहारा लेकर वो स्टेप चढ़ती है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है कि ये कैसी हिजाबी है जो नामहरम का हाथ पकड़ी, नामहरम के साथ तस्वीरें खिंचवाती है। देखो, हिजाब का ताल्लुक जो है वो महरम और नामहरम से नहीं लगता है, ठीक है। कि मैं उसको बोलूँ कि वो हिजाब कर रही है इसलिए वो नामहरम से मिल रही है इसलिए वो ट्रोल होगी। आपको नामहरम से आप हिजाब करो ना करो, लेकिन आपको नामहरम का टच जो है वो नहीं होना चाहिए, वो इस्लाम में मना है। और मुझे पता नहीं, पर्सनली लगता है कि अगर कोई इंसान जो मेरा महरम ना हो, तो मुझे वाकई उसको हाथ देते हुए, मुझे उसको पकड़ते हुए मुझे हिचकिचाहट होगी, चाहे वो मेरा जितना भी अच्छा फ्रेंड हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में थे जहाँ पर मैंने पबजी बहुत खेली है, तो वहाँ पर आपको पता है बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बनता है जो लड़कों का फ्रेंड सर्कल होता है ना।
तो वहाँ पर जब भी हमारे मीटअप वगैरह के भी सेशन होते थे कि अगर हमने कोई मीटअप प्लान किया है, यानी हमारे पूरे ग्रुप ने मीटअप प्लान किया है, तो हम अवॉइड करते थे कि हम ठीक है एज अ फ्रेंड हम सब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हाथ को पकड़ना और बराबर में बैठना वो थोड़ा सा झिझक होती है कि यार ठीक है कि आप नहीं बैठो, थोड़ा सा अजीब होता है। या आप अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाते हो, जैसे मेरे कजन्स वगैरह बहुत सारे हैं, मेरे खाला के बेटे वगैरह, ठीक है वो मेरे लिए सब नामहरम होते हैं, मैं कोई पर्दा नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मैंने कोई खुद को बहुत बापर्दा औरत नहीं बताया है, ठीक है मैं जो भी है बस जो भी है वो मेरा अपना है, ठीक है कि मैं कोई पर्दे वाली औरत नहीं हूँ, सीधा सिंपल सी बात है। और ना ही मैंने कभी पर्दे के ऊपर तलकीन की है कि ये पर्दा क्यों नहीं, क्योंकि जो काम हम खुद नहीं कर रहे उसकी तलकीन हम देंगे, ठीक है वो आप लोग हमें नहीं देख रहे हो, लेकिन हमें अल्लाह तो देख रहा है ना, तो उस चीज़ का ज़्यादा गुनाह होता है कि जो चीज़ आप खुद ना कर रहे हो और उस चीज़ की आप इधर बैठ के तलकीन कर रहे हो, किसी और को इस बात पर बैठ के आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो आपको बुरा लगता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर इस वजह से भी ज़्यादा ट्रोल होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ पब्लिक होती है। अब हमारी लाइफ क्या पब्लिक नहीं है, इसलिए हमें कोई इतना ट्रोल नहीं करता है, हमारे आसपास जो चंद जो रिश्तेदार होते हैं वही बोलते रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हाँ जो है जब आपकी लाइफ पब्लिक हो तो आपको बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी झेलनी पड़ती है, हर इंसान आपको अलग लेवल पे देख रहा होता है, तो व्लॉगर्स की लाइफ एक अलग भी होती है। अभी आप देख लो सिस्ट्रोलॉजी का मैच प्रैंक देख रही थी लैपटॉप वाला, मतलब भाई हद है, उस बंदी की हद है, उसने लैपटॉप दूसरा परचेज किया है खाली फेंकने के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे ना ये व्लॉगर्स का मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता, प्रैंक के नाम पर कुछ भी दिखा देना। अभी रिसेंट दिनों कवल आफ्ताब और उन्होंने अपनी बेटी खोने का दिखा दिया, उनकी बेटी खो गई है तो इसीलिए उन्होंने ये दिखा दिया। मतलब मुझे प्रैंक जो ना मुझे सीरियसली प्रैंक वाले सीन नहीं समझ में आते, ये प्रैंक आपको बहुत सीरियस हो जाता है। कल मैं टिकटॉक पे भी एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर एक लड़की को जो ना एक लड़के ने प्रैंक करने के लिए दूसरी बीवी लेकर आया, वो लड़की सीरियसली बेहोश हो गई है। भाई नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जिंदगी मौत की कहानी भी जा सकती है, कुछ लड़कियां इतनी सेंसिटिव होती हैं, तो ये प्रैंक प्रूंक बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं और ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब होती हैं। तो ये ब्लॉगर्स का ना बन गया है गैर महरमों के साथ जो है वो बैठना और जो है वो इनके साथ हाथ मिलाना, एक अजीब बन गया ट्रेंड, जो कि वाकई मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसने जिस तरीके से उसका सहारा लिया, भाई बराबर में तुम्हारा हस्बैंड था, वो पहले चढ़ के तुम्हें सहारा दे देता। अब उसको अलग बात है कि उसको भी सहारे की नीड पड़ गई है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन थोड़ा सा अजीब ऑकवर्ड सीन मुझे लगा। लेकिन वो इस बात पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी और इस बात पर ट्रोल हुई थी कि वो हिजाबी है, और हिजाबी कैसी है कि वो ना मेरा भाई, इसका ताल्लुक हिजाब से और ना हिजाबी होने से ताल्लुक है ही नहीं। ये अलग सीन है, हिजाब अलग सीन है, सब अलग अलग उस पर आते हैं, तो उसको हिजाब से ना जोड़ो। हर चीज़ को दरअसल इसको ट्रोल करने के लिए ना हर चीज़ को हिजाब से जोड़ दिया जाता है। उसको आपको इस चीज़ पर अगर पॉइंट उठाना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हिजाब पे ही बात करोगे तो पॉइंट उठा सकोगे, आप ऐसे भी पॉइंट उठा सकते हो कि आप सबको पता है, क्योंकि हम सबने देखा है दीपिका ने जिस तरीके से नूनू किया था गैर महरम को हाथ लगाने पे, तो वो उस पर वो कितना ट्रोल हुई थी कि वो तो उसको बचा रहा था, वो बचा रहा था, वो सीरियसली वो उसको बचाने के लिए कर रहा था। उसको थैंकफुल होने के बजाय वो एक तरह उसका नूनू कर रही है। और काफ़ी लोगों ने बोला था उसने इंटेंशन देख ली थी, ये वो। अब इंटेंशन देखी नहीं देखी आप कुछ भी कह लो, लेकिन वो उसका गेस्चर एक अच्छा गेस्चर था कि वो बचाने के लिए गया। लेकिन यहाँ पर दीपिका भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई कि उसने एक नामहरम को हाथ लगाने से मना किया, लेकिन वहीं पर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला सीन है कि वो दूसरे गैर महरम अगर हाथ लगा रहे होते तो उनसे उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कृष्णा को पूरा हक किया, तो वो भी नामहरम है भाई, कृष्णा के साथ आप घूमते फिरते हो, कृष्णा को जो है आप लेके घूमते हो, कृष्णा के बराबर में अगर आप बैठते हो तो वो भी नामहरम है। सीधा सिंपल सी बात है ना, अगर हक कर रहे हो, आप उसको गले लगा रहे हो, हाथ उसको सलाम दुआ कर रहे हो, तो वो भी एक नामहरम है, वो भी गलत है। तो सब एक बराबर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी किसी की नीयतों से जो है ना वो नहीं होता है, किसकी नीयत अच्छी थी इसलिए इसलिए वो फांसी कर रहा है, इसलिए नीयत अच्छी है इसकी, लेकिन वो फांसी मचा रहा है, लेकिन नीयत अच्छी है उसकी। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता है, मुझे थोड़ा अजीब लगते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। नामहरम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है। अच्छा, और मिठाई की बात, इन्होंने अभी अगर देखो उससे पहले ही इन्होंने कसमें खाई थी कि हम मिठाई नहीं खाएंगे 1-2 महीने, और वो 5 डब्बे लेके गए। भाई क्या करोगे 5 डब्बे मिठाई का? घर में तुम्हारे हर बंदे को, हर दूसरे बंदे को डायबिटिक्स है, और जो 2 बंदे सही हैं वो ये मिठाई इतनी खाते नहीं, जैसे रेहान और शुएब, हम सबको पता है। तो मतलब इतनी मिठाई खाएगा कौन? वो 5 डब्बे किधर गए किसी को पता है? नहीं पता। तो ये बहुत कुछ छुप के भी खा लेते हैं। अभी कैलोरीज डेफिशिएंसी पे ये बता रहे हैं खुद को कि हम जो है वो डाइट कर रहे हैं और हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। और उस बंदी के मैंने 2-3 दिनों में ना बहुत सारी मिस्टेक्स देखी। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है क्योंकि मैंने बहुत डाइट फॉलो की है। मैंने कीटो भी फॉलो किया है, देन मैंने लो कार्ब्स भी फॉलो किया है, मैंने विदाउट कार्ब्स भी फॉलो किया है, मैंने बहुत सारी डाइट्स को फॉलो किया हुआ है। तो इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया, और मैंने बहुत सारे पैकेजेस भी, जैसे जो नहीं न्यूट्रिशंस वगैरह के पैकेजेस होते हैं, मैंने वो भी बाय किए हुए थे। तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि आपको कौन सी चीज़ किस तरीके से लेनी चाहिए, किस मिकदार में लेनी चाहिए। आपकी बॉडी, देखो बॉडी हर किसी की अलग होती है, लेकिन डाइट करने का तरीका सेम ही होता है। आपकी सिर्फ कैलोरीज ऊपर नीचे होती हैं, आपकी थोड़ा सा प्लान ऊपर नीचे होता है कार्ब्स वगैरह का, लेकिन बॉडीज़ के मुताबिक होता है। बट लेकिन जो तरीका है डाइट का
वो सबके लिए एक ही। अब उस दिन जब इसने सबसे पहले दिखाया था, जब वो एक साथ सारी चीज़ें लेके बैठ गई थी, इसमें चावल भी थे, तो उसमें सालन भी था, तो उसमें अंडा भी था, तो उसमें इतना ज़्यादा तेल भी था, और उसमें इतना ज़्यादा जो पराठा भी था, और वो झुड़मुड़े पता नहीं वो क्या थी, झुड़मुड़ी पता नहीं क्या बोली उसने, वो भी थी। तो ये सारी चीज़ें एक वक्त में खाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम जब सबसे पहले डाइट करते हैं तो हमारा पता है डाइट का ये कॉन्सेप्ट है कि डाइट में भूखा रहो। डाइट में भूखा रहना नहीं है। हमारी डाइटिशियन, मैंने जब डाइटिशियन जिसको फॉलो किया था ना, बहुत अच्छी डाइटिशियन थी, तो उसने मुझे हमेशा एक चीज़ कही थी कि भाई आपका मतलब डाइट में भूखा रहना नहीं है। आप मील्स लो, छोटे छोटे मील्स लो। आप दिन में 3 मील्स की जगह पे 5 मील्स लो, जिसमें आपके 2 स्नैक्स भी आ जाएंगे, ठीक है। आप 5 मील्स लो, 5 मील्स में आप ऐसा गिजा लो जो कि आपका पेट भरे, ठीक है, आपका पेट हैवी करे, तो आप वो गिजा लो। लेकिन आप छोटे छोटे मील्स लो, यानी आप एक ही वक्त में आप कुछ 1200-1500 कैलोरीज बैठ के ना खा जाओ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन आप वही 1200-1500 कैलोरीज पूरे दिन में कंटिन्यू करके खाओगे ना, वो आपके लिए एक अच्छा फायदेमंद देगा, क्योंकि आप उसके बाद चल भी रहे हो, उसके बाद इधर उधर भी हो रहे हो, तो वो हजम भी साथ में होता जाता है। वो 1200-1500 कैलोरीज अचानक आपके लिए एक फैट नहीं आ जाएगा ना, आप जिसम को एक साथ फैट देना शुरू कर दोगे, तो वो खतरनाक होता है। और सबसे बढ़कर पता नहीं, मैंने तो ये सुना था कि जिम के बाद आपको कुछ भी ऐसा लेना चाहिए जो आपके फैट को बर्न करे। मतलब कि आप कुछ भी ऐसा ले लो, जैसे कि ग्रीन टी हो गई, आप जाने से पहले जो है वो कॉफ़ी वगैरह ले लो, ताकि वो एक मोटिवेशन होता है। कॉफ़ी आई थिंक जो है ना बहुत कम लोगों को सूट करती है, क्योंकि उससे बीपी का इशू होता है। अब मुझे ना हाउस वाइफ जो हो गई हैं, जिन्होंने प्रेगनेंसी या कंसीव की है, जिनको बीपी के इशूज़ रहे हैं, तो मुझे बीपी इशू हो जाता है, या ना मेरा बीपी जो है वो हाई कर जाता है। मुझे कॉफ़ी चलती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं कॉफ़ी वगैरह नहीं लेती हूँ। मैं जब भी अगर जिम जाती हूँ, अभी रिसेंट मैंने कुछ टाइम से ब्रेक लिया हुआ है जिम का, मैं नाश्ता करती हूँ, देन नाश्ते में मैंने बॉइल्ड एग वगैरह लिए, देन मैं 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं जिम चली गई, वरना 2 घंटे का इनफ होता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा नाश्ता लेट होता है, तो मैं जो है, क्योंकि मैं फास्टिंग पर होती हूँ, तो इसलिए मेरी वो फास्टिंग की वजह से मुझे नाश्ता थोड़ा सा लेट होना होता है। तो मैं नाश्ते के बाद जो है वो मैं 1 से 1.5 घंटे का मैं गैप देती हूँ, ताकि मेरा वो नाश्ता हजम हो जाए, क्योंकि नाश्ते सिर्फ 2 बॉइल्ड एग होते हैं और 1 एप्पल होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। चाय का छोटा कप होता है, क्योंकि चाय के बगैर अपना गुजारा नहीं। लेकिन 1-1.5 घंटे के गैप के बाद आप चले गए जिम, ठीक है। जिम सबसे पहले तो भूखे पेट जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भूखा पेट ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फास्टिंग करे हो और आप उसी पेट के साथ पानी पी के चले जाओ, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपका बीपी लो भी हो सकता है, क्योंकि आपका पसीना इंतहा से ज़्यादा, स्वेट आपको इंतहा से ज़्यादा होता है। तो ये खतरनाक हो सकता है, ये आप अपने हेल्थ के साथ खेल रहे होते हो। फिर उसके बाद ये होता है कि आप आओ, आके उसने क्या किया, उसने उस दिन भी निकलते ही जूस पी लिया, जो कि बाहर के आर्टिफिशियल जूस में हमको पता है कुछ शुगर भी होता है। और जूस हमेशा, क्योंकि जूस का पता है क्या सीन होता है, आप नॉर्मली अगर खाओगे ना तो 1 एप्पल खाओगे, ठीक है, अगर आप उसको रॉ खा रहे हो, और वहीं आप उसको जूस बनाओगे ना तो आप 3-4 एप्पल कंज्यूम कर जाओगे, तो वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 1 गिलास जूस के अंदर एक एप्पल से तो जूस नहीं बनेगा ना, कम से कम भी 3 से 4 एप्पल लगते हैं एक जूस बनाने में। सेम वही सीन ऑरेंजेस ले लो, आप कोई भी फ्रूट ले लो, वो फ्रूट जो आप 1 खा सकते हो, 1.5 खा सकते हो, लेकिन जब आप उसका जूस बनाते हो तो वो जूस जो है वो तकरीबन 3-4 ऑरेंजेस का बनता है, जिसकी वजह से वो एक पूरा ग्लास, बड़ा वाला ग्लास बनता है जो वो पी रही थी। तो इसी वजह से फ्रूट के जूसेस भी आपको काफ़ी सारे डाइटिशियन जो है वो मना करते हैं कि आप जूसेस ना लो, आपको अगर खाना है आप रॉ फ्रूट खा लो। रॉ फ्रूट मतलब कि जो पूरा साबित फ्रूट होता है ना, वो खा लो। रॉ का मतलब कच्चा फ्रूट नहीं खा लो ना, हाँ, रॉ का मतलब तो कच्चा होता है, हाँ, मतलब पूरा फ्रूट खा लो, ठीक है ना, होल फ्रूट खा लो, ठीक है। ऐसे इंग्लिश बोलने की मैंने ज़रूरत ही क्या है, मैंने ये समझ नहीं पड़ती। मैं इंग्लिश बोलता है पूरी की पूरी इंग्लिश की जो ना वो पूरी एक साथ हो जाती है, मतलब दोनों मदर सिस्टर एक हो जाती है इंग्लिश की। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना। तो वही होता है कि आप फ्रूट्स ऐसे ही खा लो, ऐसे ही जो है ना वो आपको फ़ायदा ज़्यादा दिल जाएगा बनस्बत इसके कि आप जूस बनाकर इतना ज़्यादा इंटेक करो, क्योंकि हर चीज़ की फिर मिकदार बढ़ जाती है ना। जो फ्रूट्स में शुगर होती है, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरली शुगर पाई जाती है, तो वो शुगर की मिकदार भी बढ़ती है। वो कैलोरीज भी कैलोरीज वाला ही होता है, क्योंकि सिर्फ एक पानी और ग्रीन टी कैलोरीज वाली नहीं होती है, विदाउट कैलोरीज होते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें कैलोरीज में आती हैं, तो वो आपका कैलोरीज बढ़ता रहता है। तो ये साइड वाली चीज़ें होती है जो आपके वेट को नहीं जो है वो नहीं खत्म होने देती है। जिसमें सबा का कहना ये कि मैं फिट होने के लिए कर रही हूँ, लेकिन फिट होने का मकसद, ठीक है, फिट होने का मकसद मैं ये नहीं कहती स्लिम एंड ट्रिम, मैं खुद भी 40-45 kg को वो फिट और स्लिम नहीं समझती हूँ। मैं कहती हूँ भाई इंसान भले 60 पर हो, 65 पर हो, बट फिट हो, बॉडी अच्छी लगे उसकी, जस्ट वो होता है ना कि यार हम देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, हमारी बॉडी, हम जब खुद शीशे में खड़े हो रहे हैं, हम कुछ कपड़े पहन रहे हैं तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। मोटे जिस्म का ना पता मसला ही होता है, देखो जिस्म हर इंसान का, सबको अपना जिस्म प्यारा होता है, लेकिन मैं खुद मोटी हुई हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ होता है कि यार आप कुछ भी कपड़े वगैरह पहनते हो ना, वो जी भद्दे लगने शुरू होते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, आपको सही बॉडी आपकी शेप में नहीं है। तो वो एक बॉडी शेप वगैरह ये सब कुछ बहुत मायने रखता है, लेकिन उसके लिए आपको
डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। 80% आपका डाइट का काम है, तो 20% आपका जिम और एक्सरसाइज और ये सब काम करता है। और इसकी जिम वाली, पता नहीं मैं किसी की वीडियो देख रही थी, अब मैं किसकी वीडियो देख रही थी मुझे याद नहीं है, किसी रिएक्शन चैनल वाले की वीडियो देख रही थी, जहाँ पर उसने ये रिएक्शन कहा था कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन से अपने आप को बादशाही दिखाने का, कुछ इसी तरीके का कमेंट था कि वो वहाँ पे जाके शूज़ पहनते हैं। जिम के शूज़ तो पहले से ही पहन के जाते हैं, नहीं काफ़ी सारे जिम जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। इवन मेरा जिम तो बहुत छोटा सा है, वो भी अलाउ नहीं करता है। इवन वो तो इतने ज़्यादा सख्त हैं कि मैं शूज़ पहन के जाती हूँ, उनको थोड़ा सा भी अगर मैट वगैरह पे थोड़ा सा भी मट्टी का निशान, वो एक एक का जूता उठवा के चेक करती है, दिखाओ मट्टी तो नहीं है, दिखाओ बाहर से तो पहन के नहीं है। तो वो ये होता है कि मट्टी की वजह से वो मना करते हैं कि आप जो जिम के शूज़ हैं उसको अलग रखो, और जो आप नॉर्मली शूज़ पहन के आते हो वो अलग पहन के आओ, ताकि वो जो कीचड़ वीचड़ जो भी बारिश वगैरह आपको पता है बहुत होती है, मिट्टी भी होती है बाहर, तो वो कहते हैं मिट्टी वाले शूज़ ताकि आपके बाहर है और अंदर आप जो है वो फ्रेश जिम के जूस पहनो। ये पता नहीं मैंने किसी की पॉडकास्ट देखी थी जहाँ पर उसने इसको शूज़ पर बोला था, तो ये पॉइंट मुझे उसी वक्त से क्लिक था, लेकिन आज ना वो शूज़ देख के मुझे दोबारा क्लिक हुआ कि मैंने कहा यार ये पॉइंट था जिस पर मैंने कहना। तो देखो जो चीज़ सही होती है, जिधर मुझे लगता है कि नहीं यार अच्छी चीज़ है, बिल्कुल जो है आपको बोलना चाहिए, तो अच्छे को अच्छा भी बोला जाता है। मैं बिल्कुल भी इस किस्म की बंदी नहीं हूँ जो सिर्फ इस वे पे, हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप डबल ढोल की हो, आप कभी उनको अच्छा बोलती हो कभी बुरा बोलती हो। तो भाई जो चीज़ इनकी अच्छी दिखती है उस पर अच्छी बात होती है, जो चीज़ इनकी अजीब दिखती है अजीब बात होती है। तो क्रिटिकल रिव्यू इसी को ही कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज अगर कर रहे हो किसी को, तो सिर्फ उसको हेट देने के लिए नहीं कर रहे हो, उसको बदनाम देने के लिए नहीं कर रहे हो, आप जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो कि यार ये नहीं ये सीन है। और काफ़ी सारे ओपिनियन मेरे जो है बहुत सारे ऑडियंस के साथ मैच करते हैं, आप मेरे देख लेना ऑडियंस के साथ बहुत मैच करते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अब काफ़ी लोग जो ना वो सनी के दर्द का भी काफ़ी मजाक बना रहे कि उसके हाथ में बहुत दर्द है, ये है क्या। अरे एक कमेंट मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है कि उसने सबक उठा लिया तभी उसके हाथ में पेन रह गया है। कमेंट्स ऐसे आपको हज़ारों मिलते हैं सीरियसली। मैं ना पूरे 30 मिनट का वीडियो होता है ना, तो मैं उसमें वीडियो बहुत कम देखती हूँ, मैं ज़्यादातर कमेंट से रीड कर रही होती हूँ ना, तो वहाँ पर आपको इंतहा से ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फ़नी कमेंट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के कमेंट्स भी होते हैं। सीरियसली कभी कभी जो ना ऑडियंस पे बहुत वल्गर हो जाती है। और फिर उसके अंदर वो मार्केट वगैरह जो गई हुई होती है ना, जिधर उसने लोगों के लिए गिव अवे के लिए, तो उस पर भी वो काफ़ी ट्रोल हो रही है कि खुद के लिए आप जो है वो मॉल्स में जाके शॉपिंग करती हो, और जब लोगों को गिव अवे देने की बात आती है तो आप जो है वो चिंदी चोरी जाके करती हो 500 की। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। जैसे इसने बोला वो 350 की शर्ट थी और मैंने 280 में ली, कुछ इस तरीके से वो समथिंग। और जैसे बहुत बड़ा बात था, जब वो शूज़ ले रही तब भी वो सनी को बताते 300 के शूज़ दे रहे। जैसे मिडिल क्लास वाली फैमिलीज़ की हरकतें होती है ना, जैसे जो बहुत मिडिल क्लास होते हैं जिनको पता होता है कि यार हमारी रेंज इतनी इतनी, उस किस्म की हरकतें। देखो मुझे ना ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप जब ठेले वाले से चीज़ें लेते हो तो आप भेदभाव करवाते हो, जब आप मॉल्स में जाके फिक्स प्राइस की चीज़ें लेते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1000 रुपये ज़्यादा ले रहे, 1500 रुपये ज़्यादा ले रहे, लेकिन फिक्स प्राइस का टैग लगा हुआ है, आप ये ले लेते हो। तो ये ना काफ़ी लोग इस चीज़ को बहुत प्राउडली कहते हैं कि बार्गेनिंग करना तो जो ना हमारे खून में शामिल है, हम एशियंस के। तो भाई बार्गेनिंग सिर्फ आपको ठेले वालों के साथ याद आती है, सिर्फ आपको इन छोटे दुकानों वालों के साथ याद आती है। क्यों आप मॉल्स में जाके बार्गेनिंग नहीं करते हो जहाँ पे फिक्स प्राइस के टैग लगे हुए होते हैं? वहां पर तो आपकी जबान नहीं उठती, आप बड़े बड़े गुची और उसके जो है जाते हो उधर आप बार्गेनिंग करते हो। बार्गेनिंग बिल्कुल जायज़ है, जो सामने वाला भी अगर मिडिल क्लास वाला हो, जिसकी रेंज ही जो है वो 200-300 के दरमियान की हो, उसका बनता है, उसका हक है बार्गेनिंग। लेकिन जो इंसान मॉल्स में जाके लाखों रुपए की शॉपिंग करता हो, जो लाखों रुपए के बैग, अपने भाई भाभी को लाखों रुपए के गिफ्ट्स दे सकता हो, करोड़ों रुपए का रेस्टोरेंट बना सकता हो, तो वो अगर इस तरीके की चीप हरकतें करेगा, मतलब कि भाई ये उन लोगों के लिए चीप ही है जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी अगर वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ उनकी इस हरकत को चीप ही कहूँगी। हाँ, अगर आपके पास नहीं है, आप वाकई इस चीज़ के लिए ज़रूरत हो, यानी आपको लगता है कि यार बार्गेनिंग से आपके कुछ पैसे बच जाएंगे, वो आपके पैसे किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे। देखो ऐसे हज़ारों लोग हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ है ना, जो हमारे को हर चीज़ मिली हुई है ना, वो काफ़ी लोगों के ख्वाब है सीरियसली। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना ही मैं ठेले वालों को कोई ख़राब बोलती हूँ, उनकी शॉपिंग्स को कोई मैं ख़राब बोल लूँ कि नहीं यार। मैं अब भी बहुत सारी चीज़ें ठेलों से लेती हूँ यार, और ठेलों से शॉपिंग करने का मज़ा ही अलग है। लेकिन मेरा फोकस होता है मैं कभी भी बार्गेनिंग ना करूँ। हाँ, अगर किसी के लिए जा रही हूँ, यानी जब मैं अपनी अभी रिसेंट अभी मेरी खाला वगैरह की शादी थी, खाला की बेटे की शादी थी, मंगनी वगैरह थी, जब मैं उनकी शॉपिंग वगैरह के लिए गई तो वहाँ पे बार्गेनिंग करवा ली। लेकिन मेरी अपनी अगर जाती होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बार्गेनिंग ना करूँ। और ये जो छोटे छोटे से ठेले लगा के बैठे होते हैं, वो जो पेमेंट बोलते हैं, मैं उनको वो दे देती हूँ कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, वो भी तो कमाने के लिए बैठे ना। मैं तो सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ कि अगर मैं भी मॉल में जाती, वहाँ पर ये चीज़ मुझे अगर 2000 की भी लिखी हुई होती फिक्स प्राइस में, मैं खुशी खुशी लेके आती थी कि यार देखो मैं फिक्स प्राइस में। तो मैं यही सोच के, इसी थिंकिंग के साथ, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे 50-100 रुपये देने में मैं गरीब नहीं हो जाऊँगी, लेकिन वो सामने वाला 50-100 रुपये ज़्यादा लेकर, उसके लिए शायद बहुत खुशी की बात होगी, वो शायद अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकता है। यार देखो वक्त जिसने ऐसा
गुजारा हो ना उसको अच्छे से अंदाजा होता है कि 50-100 रुपये भी क्या मायने रखते हैं। तो बात सारी यही होती है, कोई खुशी की बात नहीं होती अगर वो बार्गेनिंग करा के खुश हो रही है कि 300, उसने जब ये 300 रुपये वाला जब ये चप्पल का दिखाया ना कैसे 300 रुपये का, मुझे उसी वक्त क्लिक हुआ। मैंने कहा यार ये किस किस्म की बंदी है, मतलब कि मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब आप 300 रुपये के स्लीपर्स देखकर आपको वो महंगे, मतलब को जो निशाना, जो उसने निशाना बोले तो वो जो उसने मुंह बनाया ना वो ऐसा ही बनाया जैसे बहुत महंगे किस्म के जो ना वो उसने ले लिए हैं और बहुत महंगा बोला और अब 300 रुपये पे आया है। तो सीरियसली मुझे लगा ये वही बंदी है जिसका हस्बैंड शायद 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है जिसके हस्बैंड की, और उसको चीज़ें नहीं मिल रही होगी और उसके लिए 300 रुपये बहुत मायने रखते होंगे। मुझे वैसा वही क्लिक हुआ उसको सोच के। फिर मुझे याद आया नहीं भाई ये तो सबा का जहाँ है, तो ये तो 15-20 हज़ार रुपये तो ये यूँ निकाल लेती है, मतलब एक रील लगाने के पैसे भी ये 40 हज़ार रुपये ले रही है। तो सीरियसली मुझे ये बहुत अजीब, ये ऑकवर्डनेस मैंने हमेशा इस केस में देखी है ब्लॉग में। ये ठेले वालों के साथ हमेशा जाके जो है वो बार्गेनिंग करती है। उस दिन भी जब वो चीज़ें लेने के लिए गई तो बोलती मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकी वो जो चॉकलेट वाले के लिए। यार बस कर जाए यार प्लीज़, अगर वो 1000-2000 तुमसे ज़्यादा अगर कमा लेंगे तो क्या चला जाएगा यार, कुछ नहीं जाएगा। 1000-2000 में कुछ नहीं हो जाता। तुम इतने पैसे उड़ाती हो, अगर वो ज़्यादा ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है। उनका बेचारों का थोड़ा घर का ही खर्चा अच्छा हो जाएगा ना, एक दिन का वो सुकून से अच्छा खर्चा गुजार लेंगे। दुआएं देते हैं, पता है सीरियसली मुझे लगता है दुआएं मिलती हैं और आपकी दुआएं बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत थी। और बाकी वो बात करते कि 500 वाले इसने बैग लेके, और वो भी जाहिर सी बात है फैन तो भड़केंगे ही ना कि तुम जाकर अपनी शॉपिंग मॉल में कर आती हो, तब तुम्हें याद नहीं आते अपने फ्रेंड्स लोग। तब तुम जब मॉल में जाके शॉपिंग करती हो तो फ़ौरन आपको जो ना वो आंखें आपकी फट जाती हैं, आपको कोई फ्रेंड्स लोग कुछ आप बिल्कुल सामने जो ना वो बिल्कुल अंधी संधी बन जाती हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। और जैसे ही आपने जाके एक नॉर्मल मार्केट में शॉपिंग करी तो आपको अपने फ्रेंड्स लोग याद आ गए कि मैं ये सोचती थी कि मैं इतने अपनी चीज़ें लेती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए चीज़ें नहीं लेती। तो भाई ये मॉल में भी जब जाती हो तो तब फ्रेंड्स लोग आपको याद नहीं आते। हर दूसरे दिन शॉपिंग है बहन, इसकी हर दूसरे दिन शॉपिंग है। ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि बेचारी बहुत टाइम बाद शॉपिंग में जाती है, हर दूसरे दिन शॉपिंग है। तो भाई ग्रेडीपन चेक करो। तो सनी का भी अलग लेवल है, सनी का ग्रेडीपन पता नहीं क्यों किसी को नजर नहीं आता। जब वो अपना कॉर्ड सेट दिखा रही थी तो बोलता है अच्छा तुम अपने लिए अकेले के लिए, मतलब वो इसके इतना इंतहा वाला जो आला किस्म वाला इसका मेंटल लेवल है। बोलते हैं कि अकेली शॉपिंग तूने की कैसे? अच्छा खुद अकेले शॉपिंग कराते तो कुछ नहीं। रिसेंट आपने दिखा था कि वो टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारी लेकर आ गया था कि सस्ते में मिल रही है, मैं बहुत सारी 2 बैग्स पूरे थैले भरे हुए लेकर आ गया था, तो कुछ नहीं। और सबा जैसे ही लेकर आ गई अकेले तो वो बोलता है कि तुम अकेले शॉपिंग कर आ गई। अच्छा ये कभी कभी शुएब 2.0 बनता है, कभी कभी दीपिका 2.0 बनता है, पता नहीं बनने की कोशिश क्या कर रहा है। मेरे को लग रहा है ये कुछ जो है ना शुएब दीपिका का मिला के श्वेका ही ना बन जाए कुछ। ये मेरे को लग रहा है श्वेका का टैग जो ना अबन गरीब सनी को मिल जाएगा, यही मुझे सीन लग रहा है। बहरहाल मुझे थोड़ा सा ये अजीब लग रहे थे जो चीज़ें वो हो गई। बाकी व्लॉग्स में जो एक चीज़ वो एंड में भी इसने बोली, जो बच्चे बस ने बात की कि मुझे काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया, अच्छी बात है यार, मोटिवेट करना भी चाहिए। बच्चे के लिए इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। कोई बात नहीं, जब आपके नसीब में होता है मिल जाता है। आप अपने आप को डेस्परेट कर रहे होते, अपने आप को डिप्रेशन में ला रहे होते, और बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन आपको दिखता है एट दी एंड, आपके सामने आता है। मेरे सामने एट दी एंड आया था 9वें महीने में, मेरी 9वें महीने में नहीं सॉरी 8वें महीने में, क्योंकि मेरी जो बेटी थी ना वो प्रीमैच्योर थी, 8 मंथ्स की थी वो। तो वो आपको दिखता है, आपका डिप्रेशन, आपने जितना डिप्रेशन लिया होता है ना वो सब आपका निकलता है भाई, वो मैंने देखा है। तो वही सीन होता है भाई, अपने आप को डिप्रेशन में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा आपको उसी वक्त बच्चा किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से आपके सामने, हाँ हाथ पर ज़रूर मारने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यार शादी के शुरू के बाद 2-3 साल तो अगर नहीं भी हो रहा है, अगर कुदरती तौर पे नहीं हो रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम, और अपने मियाँ को टाइम दो, अपने शौहर के साथ जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जो कि आपको बाद में नहीं मिलना है। बच्चों के बाद बहुत जिम्मेदारी आ जाती हैं, बहुत कुछ चेंज होती है लाइफ, हर किसी की नहीं होती होंगी लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। इवन मेरी भी बहुत लाइफ चेंज हुई है बच्चों के बाद। एक अच्छा चेंज भी आता है, पॉजिटिव चेंज भी आता है, लेकिन कभी कभी आप थक भी जाते हो यार। देखो मुझे नहीं समझ में आता है, औरतें ना इस चीज़ पे बात नहीं करती, मतलब वो समझती है कि गुनाह है बात करना, कि यार हम कैसे बोलते कि हम अपने बच्चों से थक गए हैं, या हम कैसे जो ना ऐसे बन जाए। नहीं यार, औरत को बात करनी चाहिए, थकन होती है, हर औरत थकती है, हर वक्त थकती है, हर वक्त नहीं सॉरी हर रिश्ते से थक जाती है, कभी कभार उसको ब्रेक चाहिए होता है। उसकी ज़िंदगी ना, हम एशियंस लोगों की ज़िंदगी ना बहुत अजीब हो जाती है बच्चों के बाद। मतलब हमें सिर्फ 4 दीवारी में रहना हो जाता है, हमें अपने बच्चों की फिक्र होती है, हमें कहीं जाना होता है तो हमें ये होता है कि यार हम बच्चों का क्या करेंगे। अब मेरी दोनों छोटी बेटियां हैं, मतलब एक मेरी 8 ईयर्स की, एक मेरी 2.5 साल की है। तो मुझे पता होता है मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे उसकी फिक्र होती है कि यार मैं क्या करूँगी। कभी अम्मी को बोलती हूँ, कभी मेरी जेठानी को बोलती हूँ यार तू रख, तो वो एक फिक्र होती है। बहुत ज़्यादा इंसान जो ना डेस्परेट भी हो जाता है कि यार अपनी ज़िंदगी जो ना वो मिस करता है, कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। मतलब अपने हस्बैंड के साथ हम क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। वो ये नहीं कि कोई शिकायत है, या ये नहीं है कि क्यों बच्चे हो गए,
लेकिन ये सब कुछ आता है आपकी ज़िंदगी में और आपको ये सब कुछ फेस करना। और जब ये किसी से आप जिक्र करो ना, बोलते देख तो सही कैसी लड़की है, उसको अपने बच्चों से प्रॉब्लम है। नहीं, बच्चों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिस करना शुरू कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी की आज़ादियों में फ़र्क आता है, तो ये बात पॉइंट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ टाइम जो है वो अपने आप को टाइम दो। उसके बाद देखो बच्चे हैं, फिर घर है, वो आपको जब शुरू में वो क्वालिटी टाइम मिला हुआ होता है ना, तो आपको होता है कि नहीं यार, हमने अपना टाइम गुजारा हुआ है, हमने अपना हनीमून पीरियड गुजारा है, हमने अपने आप को ज़िंदगी को एंजॉय किया है। उसके बाद हम बच्चों की वो आप खुशी खुशी उठाते हो, और फिर आपको जब बोझ बना के डाल देते हो, नहीं बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, फिर वो आप कुछ टाइम तो बहुत खुशी खुशी निकाल लेते हो। और बच्चे तो देखो जान पर ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को फेंकने के या हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये कहीं चले जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, थकते ज़रूर है, मैं भी थकती हूँ, बहुत बार थकती हूँ, और मेरे आसपास की जो बहुत सारी औरतें जो मुझसे कनेक्ट भी होती हैं, जिनसे मैं बात वगैरह भी करती हूँ, वो भी थकते हैं। नॉर्मली औरत थकती है। अगर ये जो औरत आएंगी ना, जो आसमान से उतरेंगे, नहीं हमारे लिए तो भाई बच्चे सबके जान पर ही होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि बच्चे को फेंकने गए, लेकिन एक जर्नली बात है जिस पर नहीं करती औरतें। सब डरते हैं यार कि यार हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा। ये मैंने हमेशा सोच देखी है, क्योंकि पहले मेरी भी सोच ऐसी थी कि यार मैं किसी को बोलूंगी तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट मैं इतना जानती हूँ कि मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, मैं जो गुजर रहा है, मुझ पर जो गुजर रहा है, वो मुझ पे ही गुजर रहा है, कोई दूसरे पे नहीं गुजर रहा है। तो जो मेरी फीलिंग्स है वो मेरी फीलिंग्स है, और काफ़ी लोगों की सेम फीलिंग्स भी होती हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं शेयर कर पाते हैं, लोगों के माशरे के डर से कि यार कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। देन आप लोग लाजमी शेयर करना अपने कमेंट में, मेरे साथ लाजमी शेयर करना, जो भी हो जैसा भी हो। कमेंट हो गया, इंस्टाग्राम भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको जाकर आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो या आपका ओपिनियन चेंज हुआ हो, सामने सब कुछ जो है वो सामने क्यों है, कमेंट डाउन लाजमी करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।